15th of August 1947, 15 अगस्त 1947 एक नया देश जन्म लेता है भारत, the Republic of India. Technically, we become a republic when we finally adopt the constitution. But our founding fathers were always clear, they wanted a democratic republic. तो इसीलिए उसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहना कुछ गलत नहीं होगा। आजादी की कहानी खत्म होती है, शुरू होती है कहानी भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय सियासत की। The weird story of Indian politics. The story of a democracy so divided that it can seem fractured, and yet the story of a democracy that never failed to inspire and yet continues to aspire. भारतीय लोकतंत्र की कहानी में एक और कहानी साथ जुड़ जाती है। कहानी भारतीय सियासत की है, सियासत के कुछ किरदारों की है। The central characters of Indian politics, the prime ministers. भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी के शिष्य, राजनीतिक आदर्शवाद की मूर्त, पॉलिटिकल आइडियलिज्म की एम्बॉडीमेंट पंडित नेहरू। द मैन हु वाज सपोज्ड टू लीड इंडिया इनटू अ न्यू एरा, एक नए युग में भारत को ले जाने वाली राजनीतिक शख्सियत, भारत के सर्वे सर्वा। पंडित नेहरू वाज अ मैन ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। ही गेव इंडिया अ पाथ फ्रॉम वेयर it started to progress towards global leadership, a path on which India walked and became the India that we see today. पंडित नेहरू ने उस जमाने में एक बात कही थी। He said in respect to the dams, उन्होंने कहा था कि ये बांध आधुनिक भारत के मंदिर होंगे। These dams will be the temples of modern India. मैं नहीं जानता कि भाखड़ा नांगल जाकर कितने लोग पूजन करते हैं, but the importance of dams in Indian development cannot be underlined. पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कुछ विवादास्पद पर सुनहरा, लेकिन पंडित नेहरू के कार्यकाल के अंत में कुछ ऐसा होता है जो पंडित नेहरू की पॉलिटिकल लेगेसी को हमेशा के लिए दूषित कर देता है। The 1962 war, साइनो-इंडिया वॉर। चीन भारत से युद्ध कर लेता है और भारत को युद्ध में हरा भी देता है। भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीन अपना कब्जा जमा लेता है। पंडित नेहरू शायद उस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाए। एंड वेरी सून आफ्टर दैट डिफीट, पंडित नेहरू डाइज, टेकन अवे फ्रॉम अस बाय द ऑलमाइटी। भारत अनाथ सा हो जाता है। एक नया प्रधानमंत्री चुनने का वक्त आता है और इस फैसले को करने का काम सौंपा जाता है तब के कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज को। के कामराज के सामने दो विकल्प होते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू अपॉइंट मोरारजी भाई देसाई एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर ऑप्शन इज टू अपॉइंट श्री लाल बहादुर शास्त्री एज द प्राइम मिनिस्टर। के कामराज चूजेस द सेकंड ऑप्शन। वो लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से आने वाले एक दुबले पतले नेता, गांधी के शिष्य रहे 1920 से 1941, नेहरू के करीबी हो गए उसके बाद, नेहरू के मंत्री रहे और राजनीतिक आदर्शवाद, पॉलिटिकल आइडियलिज्म की एक ऐसी नींव रखी उन्होंने भारत में। जब रेल हादसे हुए तो नेहरू की सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। ये कामराज ने इन्हीं कारणों से शास्त्री जी को चुना था। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस शास्त्री जी का कुछ ऐसा था कि एक जनरल परसेप्शन बन गया। परसेप्शन ये कि हिंदुस्तान को एक वीक प्राइम मिनिस्टर मिला है, एक कमजोर प्रधानमंत्री मिला है। भारत के सामने शास्त्री जी के दौर में दो बड़ी समस्याएं आई। द फर्स्ट क्राइसिस वाज द फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। इंडिया डिड नॉट हैव इनफ फूड ग्रेन्स टू फीड ऑल ऑफ हर सिटीजन। और दूसरी समस्या आई भारत और पाक का युद्ध। भारत और पाक का युद्ध होता है 1965 में, एट द पीक ऑफ द फूड ग्रेन क्राइसिस। देश हताश सा होता है युद्ध का नाम सुनकर, बिकॉज इन 62 वी हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड। लेकिन तब शास्त्री एक नारा देते हैं, वो नारा जो आज भी राजनीति के गलियारों में गूंजता है। रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए शास्त्री कहते हैं, जय जवान जय किसान। और ये दो बड़ी क्राइसिस खत्म हो जाती है इस एक पॉलिटिकल स्लोगन से। एक पॉलिटिकल स्लोगन
जो पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार करता है। भारत पाकिस्तान को हरा देता है। शास्त्री जनरल अयूब खान जैसे मिलिट्री डिक्टेटर को युद्ध नीति में परास्त करते हैं। ताशकंद जाते हैं संधि करने, पीस ट्रीटी साइन करने। वहां पर एक पिक्चर ली जाती है, खड़े हैं लाल बहादुर शास्त्री, छोटे से पतले से सफेद कुर्ता पजामा पहने, बगल में जनरल अयूब खान, लंबी चौड़ी कदकाठी के अयूब खान, मिलिट्री ट्रेनिंग के अयूब खान, और नीचे हेडलाइन आती है, द लिटिल मैन इज 10 फीट टॉल। शास्त्री जी का कद बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जिससे भारत वापस राजनीतिक अदरझूल, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में चला जाता है। शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो जाता है ताशकंद। उनकी मृत्यु के बारे में आज तक कई मफरूजे हैं, आज तक कई विवाद हैं। लोग कहते हैं शास्त्री जी को जहर दिया गया था, लोग कहते हैं उन्हें रशिया ने मरवा दिया था, तब के सोवियत संघ ने मरवा दिया था। लोग ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश थी, तो कुछ इसे कुछ कांग्रेसियों का ही काम बताते हैं। बट ऑल दीज आर जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। द ऑफिशियल स्टेटमेंट स्टिल रिमेन्स that Lal Bahadur Shastri died of a sudden cardiac arrest. भारत वापस टूटता है, भारत वापस दुखी होता है, भारत वापस हताश होता है। The great son of Mother India had been lost after a great victory. India mourned. और वापस जिम्मेदारी मिलती है के कामराज को भारत का नया प्रधानमंत्री चुनने की। फिर से दो विकल्प, पहला विकल्प वही मोरारजी देसाई, और दूसरी विकल्प बन के उभरती है इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, पॉलिटिकल न्यूब इंदिरा गांधी, राजनीति में दूधमुही बच्ची इंदिरा गांधी। ये कामराज इंदिरा गांधी के पीछे अपना सारा समर्थन झोंक देते और उन्हें प्रधानमंत्री बनवाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में इंडियन डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि पहली बार इंटरनलाइज्ड वोटिंग होती है। वोटिंग होती है टू चूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वोटिंग में इंदिरा गांधी जीतती हैं, बनती है तीसरी प्रधानमंत्री, संभालती है अपने पिता की राजनीतिक विरसे को, इस पॉलिटिकल लेगेसी। लेकिन के कामराज और सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन क्यों दिया था? समर्थन दिया था ये सोच के कि नेहरू की गूंगी गुड़िया है, नेहरू की गूंगी गुड़िया को हम जो कहेंगे वो ये करेंगी। शी विल बी अ पपेट प्राइम मिनिस्टर लीडिंग अ लेम डक गवर्नमेंट। ये एनालिसिस के कामराज का कितना गलत था ये हम आगे जानेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, लेकिन अब कहानी आती है इंदिरा के इंदिरा बनने की, इंदिरा के स्वप्न के भारत के बनने की, इंदिरा के राजनीतिक परिपक्वता पाने की। ये कहानी है भारतीय सियासत की, कहानी भारतीय लोकतंत्र की। जानेंगे हम आने वाली चीजों के बारे में, जानेंगे बीती हुई सच्चाइयों के बारे में, जानेंगे at theblunter.com, as blunt as it gets.